सभी को ओम शुभ प्रभात। सभी का इस योग आहार के वर्ग में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रातः की सभा शुरुआत करेंगे कुछ मंत्रों द्वारा, बाद में कुछ स्वामी जी के योगिक जॉगिंग करेंगे, बाद में सूर्य नमस्कार करेंगे, बाद में योग आसन्स करेंगे, बाद में प्राणायाम करेंगे और आज काफ़ी इन्जॉय करेंगे सभी लोग, है ना। आशा करते हैं और आप काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है। आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आज के वर्ग की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग सभी लोग कोई तो ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, ठीक है। अपनी आंखें बंद रखेंगे और ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। और आज का जो सत्र है वो शुरुआत करने के पहले ईश्वर की आराधना करते हैं और सभी लोग हाथ जोड़कर हम पहले गायत्री मंत्र और उसके साथ ही और 3 मंत्रों का उच्चारण करते हुए आज की सभा का शुरुआत करेंगे। ओम फिर से एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूरस्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गम्य। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय विश्वगुरु प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को प्रणाम करते हुए, वैसे ही आयुर्वेदाचार्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज को नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, आप सभी को प्रणाम करते हुए आज की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इस धरती पे यहाँ आए हैं, हम लोग इटारसी में, क्यों ना हम लोग योगिक जॉगिंग के साथ शुरुआत करेंगे। तो सब लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और ऐसा बंधन नहीं है कि आप सबने करना चाहिए। जो कर सकते हैं सिर्फ हमारी शरीर को देखते हुए, हमारी क्षमता को देखते हुए हम लोग सब साथ में करेंगे। और जितनी भी जैसी आपकी क्षमता है, जो आप कर सकते हैं वो कीजिए, जहाँ नहीं कर सकते हैं वहाँ रुक जाइए, पर अपने शरीर को परेशान नहीं करना है, ठीक है। ये मेरी आपसे सभी से प्रार्थना है। तो सबसे पहले हम लोग स्वामी जी को याद करते हुए, हमारे शिविर में जो हरिद्वार में हम लोग करते थे उसकी ही याद करते हुए आज हम लोग करेंगे। यहाँ मैंने देखा है कि जब भी शिविर होता है स्वामी जी का, तो सभी उम्र के लोग बच्चे बन जाते हैं, जवान बन जाते हैं। बस ये हमारी अंदर की जो ऊर्जा है उसका ही कमाल है। थोड़ा सा वार्म अप हो जाते हैं हम लोग, फिर बाद में अब सेकंड करेंगे स्टेज। पैर को हीट करना है, अपने हिप्स को। तीसरा, चेहरे पे मुस्कान। जितना होता उतना ही कीजिए। नेक्स्ट, जितना नीचे जा सकते हैं
बिना कमर मोड़े। अपनी क्षमता अनुसार, जिसको बीपी का अगर प्रॉब्लम होगा उसने अपनी क्षमता का ध्यान रखना है। जॉइंट्स पेन का है वो भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट करेंगे। मैं तो इतना नीचे नहीं बैठ सकूँगा, आप में से कुछ लोग नीचे जा भी सकते हैं, हम बस इतना ही कर सकते हैं। वाह, कुछ लोग तो पूरा का पूरा कर रहे हैं। हमारे रघुवीर जी देखिए कितना सुंदर कर रहे हैं। वाह, बढ़िया, वाह, आपको नमन करता हूँ मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम लोग सब श्रद्धेय स्वामी जी के सैनिक हैं और सब योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। इसको हाथ से भी ऊपर कर सकते हैं। जितना तान सकते हैं तानिए। और ये जो स्वामी जी ने डिज़ाइन किया है ये 12 पोजेस का, बहुत ही स्टडी करने के बाद शरीर के सभी अंग को इससे व्यायाम मिलता है। जो 12 पोजेस है वो हम कर रहे हैं। नेक्स्ट। वाह, बहुत सुंदर। सभी लोग साथ में करेंगे तो मज़ा आएगा। साइड बेंडिंग, मजा आ रहा है? नेक्स्ट। याद करिए अपने स्कूल के दिनों में हम लोग ये बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करते थे। जो हमारा कटी प्रदेश है, जो हमारी कमर है, हम लोग अपने खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं, योग पे ध्यान नहीं देते हैं। जो कि कमरा बन गया है उसको वापस हमें कमर बनानी है, उसके लिए बहुत अच्छा है ये। नेक्स्ट करते हैं। पीछे जाइए और सामने जाइए, पीछे जाइए और सामने। अपनी क्षमता अनुसार, जिनको कमर का दर्द है वो कृपया करके इसे ना करें। चलिए थोड़ा सा उछल लेते हैं फिर से। सब अपने स्कूल के दिनों का याद कीजिए। बहुत सुंदर। आप सभी लोग को नमन, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी लोग। अब चलो डांसिंग डॉल बन जाते हैं। वाह, बहुत सुंदर। लेडीज़ लोग सोचते होंगी कि हम ही कर सकते हैं, मतलब यहाँ तो पुरुष लोग भी कर रहे हैं। बढ़िया, वाह, बहुत सुंदर। आइए कूल डाउन हो जाते हैं। कितने लोग थक गए? कोई थका है तो चलिए, फिर नहीं थके हैं तो हम सूर्य नमस्कार करते हैं, ठीक है? कितना नमस्कार करेंगे हम लोग? समय की भी मर्यादा है, हमारी भी क्षमता होता है। कम से कम 4 बार।
कम से कम 4 बार। ठीक है, आदरणीय जी की इच्छा है 4 बार करेंगे। मंत्रों द्वारा करेंगे। ओके, मंत्र द्वारा करते हैं हम लोग। ओम राम मित्राय नमः। बैंड कीजिए सामने। लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाइए, दोनों पैर पर्वतासन में, साष्टांग प्रणिपातासन, साष्टांग नमस्कार आसन जिसे बोलते हैं, भुजंगासन, पर्वतासन। अपना दाहिना पैर, राइट पैर आपको दोनों के हाथ में बीच, दोनों हाथों के बीच में लाने का प्रयत्न कीजिए। दूसरा पैर भी फिर से एक बार पीछे और नमस्कार। ओम ह्रीं रव्ये नमः। ओम ह्रीं रव्ये नमः। दाहिना पैर पीछे, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार आसन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिण अश्वसंचालन आसन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व नमस्कार आसन और ये नमस्कार आसन। तीसरा ओम ह्रूं सूर्याय नमः। ओम ह्रूं सूर्याय नमः। बढ़िया। राइट पैर पीछे, सामने देखिए, चेहरे पे प्रसन्नता। पर्वतासन, अष्टांग प्रणिपातासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिण पाद अश्वसंचालन आसन, पाद हस्तासन और ऊर्ध्व नमस्कार आसन। लास्ट ओम ह्रैं भानवे नमः। बोले ओम ह्रैं भानवे नमः। साष्टांग प्रणिपातासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिण अश्वसंचालन आसन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व नमस्कार आसन और ये सब बढ़िया। आसन करेंगे। योगाचार्य आदरणीय रघुवीर जी, जोरदार ताली, स्वागत। ये आप कीजिए। अभी आदरणीय भाई साहब आप देख रहे हैं उनका फिटनेस, तो आपको अलग अलग व्यायाम सिखाएंगे। स्वामी जी जो करते हैं, नहीं आप, हम बोलेंगे, आप करिए। कौन सा करेंगे पहले? साधारण दंडासन। सभी साधारण दंड की स्थिति में आएंगे, दोनों हाथ जमीन पर और दोनों पंजे जमीन से लगे हुए, एक सीना लगा हुआ, घुटना लगा हुआ, दाढ़ी लगी, 7, 6, 5,
4 3 2 1। यह साधारण दंड थी। अब हम पार्श्व दंड का अभ्यास करेंगे। जितना संभव हो सके उतना ही करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। ठीक है जी। चलिए, दंड पोजीशन में बायां पैर दाहिनी ओर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। केवल 2 बार करेंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1। अगला दंड लगाएंगे, हनुमान दंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी को आप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। अब दोनों पैर से एक साथ विश्राम। यहाँ पर सभी आयु वर्ग के साधक अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए बहुत अधिक अभ्यास न कराते हुए संक्षेप में थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे। अब आप एक दंड लास्ट देखेंगे, केवल उसको लगाएंगे नहीं। एक 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। शवासन में विश्राम करें। आगे मुकेश जी, भाई साहब के लिए भी जोरदार ताली हो जाए, उन्होंने भी वहाँ पे किया। बढ़िया। आप लोग सभी लोग आसन भी करना चाहेंगे, क्योंकि इस समय की मर्यादा है। फिर बैठ के, फिर पेट के बल लेट के और फिर पीठ के बल लेट के ऐसा आसन करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग से निवेदन है, फिर से अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले हम ताड़ासन करेंगे। ये गति पे मुझे थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता हूँ, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ कड़क जगह पे। ठीक है, ठीक है। चलिए, लीजिए श्वास और पैरों को ऊपर उठा दीजिए और सामने कोई भी जो फिक्स ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ध्यान लगाइए। इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बॉडी का बैलेंस बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। और अभी हम लोग की जो उम्र है उसमें हाइट तो नहीं बढ़ाना है, पर जो हमारी स्पाइन है उसको हम स्ट्रेच करेंगे तो स्पाइन संबंधित हमारी बीमारी जो है वो नहीं होगी। तो पूरा स्ट्रेचिंग कीजिए, जितना ऊपर कर सकते हैं कीजिए। वहाँ पे रुकिए, मैं देख रहा हूँ सभी लोग बहुत बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आपको फिर से सभी को अभिनंदन करते हुए धीरे धीरे हम लोग वापस आते हैं। वाह, बढ़िया। अब हम लोग वृक्षासन करेंगे, दोनों पैर से करेंगे। पहले राइट पैर ऊपर उठा के हमारा जो पेरिनियम पार्ट है वहाँ पे इसको लगा लेंगे, वृक्ष बन जाएंगे और वृक्ष को आकार देंगे। अभी जिनसे संभव होता है वो कीजिए, जिनसे बैलेंसिंग नहीं होता है वो दीवार का सहारा लेके भी कर सकते हैं। और शरीर तानिए।
तानिए और वृक्ष के समान एकदम स्ट्रेट हो जाइए। फिर धीरे धीरे वापस। अब दूसरे पैर से, सभी को पता है कि आसन का एक प्रिंसिपल है कि एक पैर से किया तो दूसरे पैर से करना है, सामने झुकते हैं तो पीछे झुकना है, यानी काउंटर पोजेस हमें करते रहना है। खींचिए, तानिए अपने आप को। बहुत सुंदर, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबका अभिनंदन। धीरे धीरे वापस गरुड़ासन कर लेंगे। पहले राइट पैर से, जो पैर ऊपर है वो हाथ हमारा सीधा रहेगा और दूसरा हाथ नमस्कार इसमें, और सामने कोई तो फिक्स ऑब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए और गरुड़ के समान पैनी दृष्टि बनाइए। बहुत ज़रूरी है पैनी दृष्टि हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए। हमारी बॉडी का बैलेंस इससे अच्छा होता है, कंसंट्रेशन, एकाग्रता जिसे हम कहते हैं, हमारी जो क्षमता है, पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक विचार है, बॉडी का बैलेंस है और पैनी दृष्टि, पैनी नज़र। बढ़िया। अब दूसरे पैर से भी कर लेते हैं। जो पैर ऊपर है वो हाथ स्ट्रेट और दूसरा हाथ उसको मोड़ते हुए नमस्कार आसन, नमस्कार मुद्रा में। चेहरा प्रसन्न। इसके द्वारा हम स्वामी जी को खुश कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने की प्रयत्न कर रहे हैं, उनके द्वारा बताए गए इसको। अब त्रिकोण आसन कर लेते हैं। राइट हैंड को सीधा कान से सटा दीजिए, स्ट्रेट रखिए और लेफ्ट में धीरे धीरे साइड बेंडिंग करना है। जाइए 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 जाइए, जितना नीचे जा सकते हैं साइड बेंडिंग। बढ़िया। वापस आ जाइए अदर साइड। बहुत सुंदर। अनुभव कीजिए स्ट्रेचिंग। ठीक है, मैंने जैसा बताया था ये कटी प्रदेश पे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होता है। हमारी कमर वापस जो 28 पहले थी वो 28 वापस आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे लगता है कि खड़े होने के आसन बंद करते हैं, बैठ के करते हैं। आइए बैठ के आसन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मंडूक आसन करते हैं। दो टाइप। हमारी दोनों मुट्ठी बांध लीजिए और ये जो अंगूठे का जो ये बोन है इसको नाभि के दोनों ओर लगा दीजिए। ठीक है, और इस प्रकार नहीं रखना है इसको। आप इस प्रकार लगा के जब इसको जांघों के और पेट के बीच में जब वो दबेगा तो ये ज़्यादा अंदर जाएगा। इससे हमारी पेनक्रियास काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाती है और पेट के विकार दूर होते हैं। बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, लंबी गहरी सांस लेना है, सांस छोड़ना है और फिर सामने धीरे 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 झुक जाना है, झुक जाना है, झुक जाना है और हमारी जो छाती है वो जांघों घुटनों को टच करना है और सामने नज़र, चेहरा प्रसन्न। बहुत सुंदर, अति सुंदर। जिनको कमर की तकलीफ़ है वो ध्यान देंगे। हमें अपने क्षमता अनुसार सब कुछ करना है, किसी की देखा सीखी नहीं करना है। नॉर्मल सांस रखेंगे। अनुभव कीजिए हमारी मुट्ठी जो है, रिस्ट, वो कितने अंदर जा रही है। फिस्ट और पेनिट्रेट कर सकते हैं, दबाइए। यहाँ पे आपकी जो कोहनी है वो आप जितना ज़मीन के तरफ लेके जाएंगे एक लीवर अरेंजमेंट होगा।
तो वो लीवर से आपकी मुट्ठी और अंदर जाएगी। देखिए, प्रयत्न करके देखिए, इसको जो कोहनी का भाग है हमारा एल्बो, उसको ज़मीन की ओर कोशिश कीजिए दबाने की, और अंदर घुसेगा। यहाँ पे अंदर हम देखेंगे कि पेट में जो पल्सेस है ना, वहाँ पे भी जैसे दिल धड़कता है, हमारी नर्व्स वगैरह रहती है, वहाँ पे भी आप अनुभव करेंगे कि वहाँ पे भी धड़कन है। ठीक है, आइए वापस आ जाएंगे। दूसरा करते हैं, लेफ़्ट जो हमारा पंजा है उसको नाभि के ऊपर रखेंगे, राइट को उसके ऊपर रखेंगे और सेम क्रिया करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर सामने झुकेंगे, जितना ज़्यादा झुक सकते हैं झुकेंगे। और जो दोनों हमारी कोहनी है, एल्बो है, उसको नीचे फोर्स करिए ज़मीन की ओर, और ये आपकी ये और अंदर घुसेंगे हमारे दोनों जो हथेलियाँ हैं। अनुभव कीजिए, प्रेस, मंडूकासन, खास करके रामबाण दवा डायबिटीज़ के लिए, और रामबाण दवा पेट के विकारों के लिए। वापस आ जाएंगे। अब इसका काउंटर पोज कर लेंगे हम लोग। तो घुटने पे खड़े हो जाएंगे, उष्ट्रासन, कैमल पोज, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर इस प्रकार करते हुए फिर यहाँ पे टच करना है। ठीक है, तो चालू करते हैं। पहले राइट से या ऊपर से भी लेके जा सकते हैं, दोनों को टच कर दीजिए। जो हमारी जांघों का भाग है वो एकदम परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, और जो हमारा छाती का भाग है, पेट का भाग है, वो हॉरिजॉन्टल राइट एंगल बनना चाहिए। जिससे जितना होता है वो करेंगे, और जितना प्रयत्न कीजिए। और अनुभव कीजिए स्ट्रेचिंग, पेट की और पेल्विक रीजन में, छाती में ज़बरदस्त स्ट्रेचिंग हो रहा है, कमर में काफ़ी कॉम्प्रेस हो रहा है, और इससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। ओके, ये हो गया उष्ट्रासन। उसके बाद में हम लोग करते हैं वक्रासन करेंगे। ठीक है, सभी को इजी है वो। दोनों पैर दंडासन में आ जाएंगे। पहले राइट पैर मोड़ते हैं, घुटनों के पास लेफ्ट के रखते हैं, फिर ऑपोजिट हमारा शोल्डर, राइट नी ऊपर है तो हमारा राइट शोल्डर उसके पीछे चले जाएगा, और ये हमारा जो पंजा है पैर का जो वहाँ पे उसके बाजू में हमारा हाथ हो जाएगा, और ये वाला जो हाथ है वो पीछे जाएगा। ये दोनों शोल्डर आपकी एक लाइन में आना चाहिए। तो यहाँ हमने जैसे कपड़ों को निचोड़ते हैं वैसे पेट को हमने निचोड़ा है। आप इमेजिन कीजिए, जब निचोड़ते हैं तो जितनी गंदगी है, जितना गंदा पानी है वो कपड़े से दूर हो जाता है। उसी प्रकार हमारा जो ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड है, वो पूरी तरह से वहाँ से निकल गया है। पूरा पीछे देखिए, दोनों शोल्डर एक लाइन में, गर्दन पूरी टूवर्ड्स राइट है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं स्टारवेशन, भूखे मारना। ठीक है, तो वो हमने स्टारवेशन किया है। और जब वापस आते हैं तो हमारे फ्रेश ब्लड जो होता है वो वहाँ पे जाके वो अवयव की शक्तियाँ बढ़ाता है, उनकी क्रियाएं बढ़ाता है। अब दूसरे पैर से भी कर लेंगे। ओके, चलिए, ऑपोजिट शोल्डर पीछे रखना है। कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने पेट पे जहाँ पे ट्विस्टिंग हो रहा है। अपने श्वासों की ओर ध्यान रखेंगे। आप चाहे तो आंख बंद करके एकाग्रता बढ़ाइए।
मेरा विचार है कि जब भी हम आसन भी करते हैं तो ये भी एक प्रकार का ध्यान हो जाता है, क्योंकि पूरी एकाग्रता बनी रहती है। और एकाग्रता का दूसरा नाम ही ध्यान है, धारणा है, ध्यान है। चलिए वापस आ जाएंगे। अब हम लोग शशकासन कर लेते हैं, बालासन जिसे बोलते हैं, चाइल्ड पोज। वज्रासन में बैठेंगे। सभी को वज्रासन की महिमा पता है ना। ये एक ही आसन है जो हम भोजन के बाद बैठते हैं, और अगर हम लोग 15 से 20 मिनट अगर उस आसन बैठते हैं तो काफ़ी हद तक हमारी जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो दोनों हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए सामने झुकेंगे। पूरा हाथ कोहनी से लेके नीचे ज़मीन पर, और हमारा मस्तिष्क, ब्रेन जो हेड है उसको ज़मीन पर टच कर देंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। ये रिलैक्सिंग आसन भी है। पूरी तरह ध्यान हमारा श्वासों पे। आइए, बैठने के आसन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और हम लोग अभी पेट के बल लेट के पहले कुछ 4 आसन करेंगे जो कि बहुत पावरफुल है, खास करके जिनको साइटिका है, जिनको बैक पेन है ना, उसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग भुजंग आसन करेंगे। पेट के बल लेट जाएंगे। सभी को पता है, सॉरी, भुजंग आसन करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे, बस यहाँ तक ही आना है। और हमें देखना ये जो हाथ का जो एंगल है वो हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। फोरहैंड और या अपर हैंड जहाँ मिलते हैं वो कोहनी जो है वो 90 डिग्री में आना चाहिए। कमर पे अनुभव कीजिए, स्ट्रेचिंग, बैक स्ट्रेचिंग, और गर्दन ऊपर आकाश की ओर, और नॉर्मल श्वास रखिए। चेहरा प्रसन्न रखिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भुजंगासन, कमर के लिए रामबाण आसन। ठीक है, इसके बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे हमने सूर्य नमस्कार में किया है ना, पूरा स्ट्रेचिंग किया है। फिर इसमें ऐसा उठ के भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब भुजंगासन हो गया। अब हम शलभासन कर लेते हैं लेटे लेटे। ठीक है, शलभासन, ग्रास हॉपर। एक पैर ऊपर उठाना है, पीछे से स्ट्रेट, मोड़ना नहीं है। और फिर जिनके कमर दर्द नहीं है वो दोनों पैर भी उठा सकते हैं। तो पहले हम राइट पैर उठाएंगे, फिर लेफ्ट पैर उठाएंगे। ठीक है, और फिर बाद में दोनों पैर उठा के प्रयोग करेंगे। हमारे दोनों हाथ जांघों के नीचे या बगल में, जहाँ पे भी आपको सुविधा हो वहाँ रख दीजिए। पहले राइट पैर उठाएंगे। हमारी चिन, जो टुड्डी बोलते हैं, वो जमीन पे टच रहेगी। पूरा पैर ऊपर उठाएंगे, सीधा होना चाहिए। जितना उठा सकते हैं उतना उठाएंगे अपने क्षमता अनुसार। वहाँ कुछ रुकेंगे, नॉर्मल श्वास लेंगे, फिर धीरे 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 वापस। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। आसन और एक्सरसाइज में यही फर्क है। हम आसन करते हैं तो बहुत धीरे से करते हैं और अपने श्वासों के साथ तालमेल बैठाते हैं। जब श्वासों के साथ जो भी कार्य करते हैं वो हमें काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं उससे। तो श्वासों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए
पैर पूरा ऊपर, बायां पैर धीरे धीरे वापस। अब दोनों पैर से करते हैं। दोनों पैर जितना आप ऊंचा उठा सकते हैं उठाएंगे अपने क्षमता अनुसार। धीरे धीरे वापस। अब मकरासन कर लेते हैं। ये जितने हम चारों पोज कर रहे हैं वो हमारे कमर के लिए, पेटों के विकार के लिए बहुत अच्छे हैं। तो पहले राइट पैर फोल्ड करेंगे और अपने हिप्स, अपने बटक्स उसके पास में लेके जाने की कोशिश करेंगे। बढ़िया। और ये भी रिलैक्सिंग आसन है ना, तो वहाँ रखेंगे। फिर दूसरा पैर रुकेंगे वहाँ पे थोड़ी देर, या फिर हम लोग रैपिड भी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया कर रहे हैं, बहुत सुंदर सभी लोग। अब हम दोनों पैर से करेंगे। दोनों पैर टिका दीजिए हमारे हिप्स पे, बटक्स पे, नज़दीक लेके आइए। स्ट्रेचिंग फील कीजिए, खास करके पेल्विक रीजन में, हिप्स में, पैरों में। हर एक आसन का अपने शास्त्रों में कुछ समय दिया गया है, किसी को आधा मिनट, किसी को 1 मिनट, किसी को 2 मिनट, 3 मिनट। अगर वो शास्त्रों के अनुसार हम वो आसन करते हैं तो जो उसमें उल्लेखित बेनिफिट्स है, फायदे हैं, वो आपको जरूर से मिलेंगे। अगर हमने एक्सरसाइज के रूप में अगर उसको धारण किया है तो हमें वो जो शास्त्रों में जो फायदे लिखे हैं, बेनिफिट्स लिखे हैं, वो नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे। तो हरदम प्रयत्न करने का कि जो भी आसन का समय निर्धारित है हमारे शास्त्रों में, उसकी ओर ध्यान रखते हुए करेंगे। ठीक है, चलिए। अब पीठ के बल आने के पहले चलिए हम लोग धनुरासन कर लेंगे। सभी लोग अपनी अपनी क्षमता को देखते हुए खींचिए। बहुत सुंदर, वाह, सभी लोग बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत सुंदर। और एकदम आप लोग सब सिस्टमेटिक एक साथ कर रहे हैं, बहुत सुंदर दृश्य दिख रहा है यहाँ से। और उठाइए पैरों को, छाती को, धनुष का आकार दीजिए। ये भी हमारे पेट के विकारों के लिए, कमर के विकारों के लिए काफ़ी इसका योगदान है। धीरे धीरे वापस आइए। अब पीठ के बल लेट जाते हैं सभी लोग। पर अच्छा, आप सभी को पता होगा ना मरकट आसन वगैरह, है ना। आप सभी लोग नियमित अभ्यास भी करते हैं मरकट आसन। फिर बाद में हम लोग करेंगे पवन मुक्त आसन, है ना, अर्ध हलासन। इस प्रकार 3 आसन करेंगे। तो सभी लोग पीठ के बल आ जाएंगे, लेट देंगे। इसमें भी 3 प्रकार है। आप चाहेंगे तो हम लोग तीनों प्रकार करेंगे इसमें। तो मैं भी लेट जाता हूँ, या फिर आप कीजिए, आप कीजिए। हाँ, हमारे रघुवीर सिंह जी आपको बताएंगे मरकट आसन, अरे सॉरी, हाँ, मरकट आसन। दोनों पैर को मोड़ लीजिए, हमारी जांघों के पास दोनों मोड़ते हुए रखिए। फिर श्वास छोड़ते हुए हमें राइट की ओर बेंड होना है। कोशिश करेंगे कि दोनों घुटने एक के ऊपर एक रहे। दोनों हमारे जो पैर है, एड़ियाँ है, दोनों एक दूसरे को लगे रहेंगी। और दोनों हाथ हमारे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। और हमारा जो गर्दन है वो ऑपोजिट साइड में पूरी झुकेगी। यहाँ पे भी जो बोलते हैं ना हम लोग ट्विस्टिंग, ये भी ट्विस्टिंग का एक आसन है, बहुत ही ज़बरदस्त है। खास करके
पीठ के विकारों के लिए, हमारी जो कमर दर्द होती है उसके लिए रामबाण दवा है। ओके, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सभी ने बेहतरीन किया। अब दूसरी ओर श्वास छोड़ते हुए जाना है। दोनों पैरों को, दोनों हाथों को शोल्डर के लाइन में रखना है। दोनों घुटने एक के ऊपर एक, दोनों एड़ियाँ एक के ऊपर एक, और नॉर्मल श्वास रखना है। पूरी तरह कंसंट्रेशन करना है जहाँ पे ट्विस्टिंग हो रहा है, खास करके कमर और पेट के रीजन में, और श्वासों की ओर ध्यान रखेंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। आप सभी लोग काबिल तारीफ़ है आपकी क्षमताओं की। और यहाँ पर शिविर है तो हम लोग की सबकी ऊर्जा परम सीमा तक पहुँच गई है। आइए वापस आ जाएंगे। अब इसमें दूसरा प्रकार करते हैं। दोनों पैरों के बीच में 15 से 18 इंच का गैप, वही क्रिया करना है। तो हम देखेंगे कि एक पैर का जो घुटना है वो दूसरे पैर के एड़ी को टच होता है। ठीक है, तो कीजिए पहले टुवर्ड्स राइट, दोनों हमारे घुटने जमीन पर, प्रयत्न कीजिए जितना भी हो सकता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और गर्दन ऑपोजिट साइड में और लेके जाइए गर्दन को, ताकि बढ़िया ट्विस्टिंग हो जाए। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब दूसरे साइड, एक साइड से किया है तो नियम के हिसाब से दूसरे साइड से करना है। बहुत सुंदर, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। जैसे मैंने आपको बताया हूँ कि कमर के लिए, पेट के विकारों के लिए, घुटनों के लिए, पूरे पैरों की क्षमताओं के लिए, हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त। धीरे धीरे वापस सेंटर में। अब विश्राम करते हैं। चलिए, नहीं विश्राम बाद में करेंगे। अभी हम लोग पवन मुक्तासन कर लेते हैं। हाँ, ये तीसरा मैं भूल गया था, तीसरा भी कर लेंगे। पहले हमारा जो लेफ्ट पैर है उसको ऊपर उठाएंगे आकाश की ओर, और जो राइट हाथ है उसको टच करेंगे। करिए, वही ट्विस्टिंग करना है। और वापस आएंगे। अब दूसरे पैर से उसी प्रकार राइट पैर को लेफ़्ट की ओर जाना है, लेफ़्ट हाथ को टच करना है, गर्दन ऑपोजिट साइड में रहेगी। बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी लोग वापस आ जाएंगे। अब अर्ध हलासन करते हैं। तो दोनों पैर को जोड़िए और सीधा दोनों पैर को ऊपर उठाएंगे, सीधा उठाएंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। ऊपर उठाएंगे 90 डिग्रीज पे। बहुत ज़बरदस्त। जो हलासन के फ़ायदे हैं, बहुत हलासन के फ़ायदे इसमें मिलते हैं जो हलासन पूर्ण नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। पूरे पैर 90 डिग्रीज पे उठाएंगे और वहाँ पे रुके रहेंगे। और जैसे घर में प्रैक्टिस करते हैं तो नीचे आपका कुछ प्रॉप्स रख सकते हैं, तकिया वगैरह रख सकते हैं, ताकि और आपकी वो बढ़ेगी। तो ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स हमारे हेड, हमारे हृदय को रेस्ट मिलता है। चेस्ट, ऊपर के जितने भी हमारे खास करके हेड वगैरह है, ब्रेन वगैरह है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में रक्त का बहाव होता है। हमारे पेट में रक्त का बहाव बढ़ जाता है पेल्विक रीजन में, जिससे वहाँ के जितने ऑर्गन्स है उसको फ़ायदा मिलता है। धीरे धीरे वापस। अब धीरे धीरे आना है, दोनों पैरों को मोड़ना नहीं है। धीरे धीरे वापस आएंगे। कुछ लोग हलासन करके दिखा रहे हैं, उनका मेरा अभिनंदन, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत मुन्नीलाल जी भाई साहब ने बहुत अच्छा किया। सभी लोगों को जोश आ गया है। देखिए अपनी क्षमता अनुसार देख के कीजिए। हाँ,
नहीं तो लोगों ने पहले चालू कर दिया था, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, जोश है ना, इटारसी का हमारे शिविर का जोश है और कुछ नहीं। चलिए वापस, बहुत सुंदर, सभी लोग ने बहुत उत्कृष्ट किया है, सबको नमन, सबको प्रणाम। अभी हम लोग करेंगे पवन मुक्तासन, ठीक है। तो दोनों पैर जमीन पर, एक पैर ऊपर उठाएंगे, राइट पैर ऊपर उठाएंगे, पहले उसको फोल्ड करेंगे और उसको दोनों हाथों की हथेलियों से पकड़ेंगे और दबाएंगे, अपने पेट के तरफ इसको खींचेंगे। बाद में हमारा सर जो है वो ऊपर उठाएंगे और हमारी चिन है, टुड्डी है, उसको टच करने की कोशिश करेंगे। बहुत सुंदर। दूसरा पैर स्ट्रेट, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब दूसरे पैर से करते हैं, दूसरे पैर से, बहुत ही सुंदर। मुकेश भाई साहब, बहुत सुंदर। अब पैर दोनों सीधे कर लीजिए। अब दोनों पैर से करेंगे, दोनों पैर से करके दिखा दीजिए, दोनों पैर को बढ़िया बढ़िया दबाइए उसको। हमारा जो पेट जो बड़ा हो गया है ना, उसको प्रेस करने के लिए अच्छा है। जो गैसेस की शिकायत है वो इससे कम हो जाती है ना, इसलिए इसको पवन मुक्तासन कहा है। बहुत ही ज़बरदस्त है ये। चलिए धीरे धीरे छोड़ देंगे और डोल भी लेंगे जिसको डोलने का है, ठीक है, पर हमारी स्पाइन को ध्यान रखते हुए, स्पाइन हमारी डैमेज नहीं होना चाहिए। अब लेट जाएंगे, शवासन में आ जाएंगे। तब तक मैं निवेदन करूंगा हमारे भाई साहब को, ओके, हमारे मुकेश भाई जी आ गए हैं हमारे साथ में, जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत। आप शवासन में लेटे रहिए, अपनी ऊर्जा वापस निर्माण कीजिए। अभी मुकेश भाई जी आए हैं नई ऊर्जा के साथ में, तो हम लोग सर्वांग आसन करेंगे। सर्वांग आसन, आ जाइए शवासन से वापस, दोनों हाथ कमर के पास में, दोनों पैर ऊपर उठाएंगे और हमारे दोनों हाथों का सहारा लेते हुए, वाह बहुत बढ़िया। आप तो पहले से ही सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, पहले से ही सब लोग तैयार है, बहुत सुंदर। आदरणीय भाई साहब मुन्नी लाल जी, बाकी जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी लोग बहुत सुंदर कर रहे हैं, जेंट्स लेडीज सभी लोग बहुत बहुत सुंदर। रुकिए, सर्वांग आसन, सर्व जितने हमारे अंग है शरीर के सभी में प्रचुर मात्रा में ब्लड सर्कुलेशंस हो रहा है, एक स्ट्रेचिंग हो रहा है। हृदय भी आपको धन्यवाद दे रहा है ताकि उसको ज़्यादा पंपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धीरे धीरे हम लोग वापस अपने जगह पे आ जाते हैं। चलिए फिर से एक बार हलासन की फरमाइश है, हम लोग फिर से हलासन करेंगे अपनी क्षमता को देखते हुए। ऊपर अर्ध हलासन आइए और धीरे धीरे फिर पैर को पीछे मोड़ते हुए, बहुत सुंदर। ऑलमोस्ट आप सभी के पैर टच हो रहे हैं, पर देखिए ज़बरदस्ती नहीं करना है हमें, हमारी क्षमता अनुसार जहाँ तक जा सकते हैं पैर वहीं तक लेके जाइए। इस तरह से कर रहे हैं, बहुत सुंदर। सभी पेट के विकार से लेके सब दूर हो जाते हैं और हृदय और हमारे सर उसमें प्रचुर मात्रा में बहाव हो रहा है। आइए
देखिए हमारे जो जवान लोग हैं उनको भी बहुत जोश आ। अच्छा आप इधर आएंगे, मैं बोला आप भी आ रहे हैं ठीक है, चलिए अभी और फरमाइश आई है चक्रासन, तो चलिए चक्रासन करते हैं। हाँ चलिए चक्रासन करते हैं। पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर को बटक्स के पास में, दोनों हाथ हमारे उल्टे होते हुए शोल्डर के पास में, पीछे हमारे गर्दन के पास में, और जोर लगाते हुए अपने पेट को ऊपर उठाएंगे। पूरे जो हमारा ट्रंक का भाग है पूरी तरह से ऊपर। वाह बहुत सुंदर, एकदम चक्र बन गया है, बहुत सुंदर। वाह आप लोग में से भी देखिए कुछ लोग ने बहुत सुंदर किया, पूरा चक्र बन गया है। चलिए मुझे भी जोश आ रहा है, बाप रे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लेडीज़। तो मैं भी एक बार कर लेता हूँ। चक्रासन शरीर की स्थिति को अर्ध चक्के की तरह आकार देना अर्ध चक्रासन कहलाता है। इससे हमारे पेट के विकार दूर होते हैं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। हमारी दोनों बहनें आ रही हैं, उनका जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। नारी शक्ति कहीं पे भी किसी के पीछे नहीं रहती है। आइए चलिए अब हम लोग प्राणायाम की ओर चलते हैं। 6:40 हुआ। हाँ जो भी आसन आपको, जैसे पद्मासन हो गया, अर्ध पद्मासन हो गया, सिद्धासन जो स्वामी जी हरदम बोलते हैं बहुत, फिर बाद में सुखासन हो गया, तो कोई भी आसन बैठ जाइए। पर ये ध्यान रखना है कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो कहीं पे हमें अनुभव नहीं होना चाहिए कि ये दुख रहा है, वो पैर दुख रहा है। तो जिसमें आप कंफर्टेबल है वो उसमें आ जाएंगे। ये हमारा ध्यानात्मक आसन है। एक बार हमने नीचे की आसन लगा लिया है, फिर उसके बाद में अब हम प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, है ना। तो जैसे स्वामी जी ने नहीं समझे, आसन करके दिखाएंगे आप। आइए आइए आइए, अच्छा यहीं करके दिखाइए। देखिए सब स्वामी जी की सब लोग याद कर रहे होंगे। देखिए बिल्कुल वही स्टाइल में तैयार हो रहे हैं और अभी आपको करके दिखाएंगे। हम कर लेते हैं थोड़ा सा, तब तक हम लोग प्राणायाम कर लेते हैं। आसन करेंगे ना, पश्चिमोत्तानासन। हाँ वाह, अब ताली बजाने का तो हक बनता है भाई हमारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें लंबी गहरी सांस लेना है और लंबी गहरी सांस छोड़ना है। वैसे तो बहुत प्रकार के भस्त्रिका है ना। जैसे कुंडलिनी शक्ति अगर जागरण करना है तो उसमें फिर फास्ट करते हैं। तो आज हम लोग करेंगे सिर्फ सिंपल लंबी गहरी सांस लेना, लंबी गहरी सांस छोड़ना है। 5 मिनट करेंगे, ठीक है। चलिए सब लोग लेंगे लंबी गहरी सांस। मैं थोड़ा सा रनिंग कमेंट्री करते रहूँगा, आप लोग सुनते रहेंगे और करते भी रहेंगे। हमारी ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं। जिनको गैस की शिकायत है, जिनकी वायु का प्रकोप है, वो वायु मुद्रा में बैठ सकते हैं। इस प्रकार वायु मुद्रा, ठीक है, जिसमें भी आपको सुविधा हो उसमें लंबी गहरी सांस लेना है और लंबी गहरी सांस। ध्यान ये रखना है जब आप सांस लेते हैं तो पूरी तरह से हमारे दोनों लंग्स भर जाना चाहिए हवा से, और जब छोड़ते हैं तो कोशिश करना है आखिरी दम तक हम बाहर हवा निकालने की कोशिश करेंगे। पूरी एकाग्रता हमारी श्वासों की ओर रहेगी।
मन अगर भटकता है इधर उधर तो वापस हम श्वासों की ओर केंद्रित करेंगे और शिव संकल्प लेंगे कि ईश्वरी शक्तियाँ, ब्रह्मांड की शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी वो श्वासों के साथ हमारे शरीर में प्रविष्ट हो रही है और जितने टॉक्सिन्स है, जितने शरीर के जितने भी रोग है, उसकी जो शक्तियाँ हैं वो धीरे धीरे श्वासों के साथ बाहर जा रही है और वापस फिर से पॉजिटिव एनर्जी, ईश्वरी शक्तियाँ वापस अंदर आ रही है श्वासों द्वारा और जितने भी विकार है वो बाहर जा रहे हैं। हमारे मन के विकार वो भी धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। हमारा मन, हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है। इसी पर सिर्फ ध्यान पे हमारा ध्यान जो रहेगा वो श्वासों की ओर रहेगा। लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस छोड़ना है। करते रहिए और 1 मिनट का समय है हमारे पास में। पूरी एकाग्रता से पिन ड्रॉप साइलेंस। देखिए ये भी एक प्रकार का ध्यान है। जब हम पूरी तरह से श्वासों पे एकाग्रित हो जाते हैं हमारी बहन जी एक प्रयोग करके दिखा रही है, बहुत फास्ट इसमें भस्त्रिका कर रहे हैं। आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं। इससे बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा पैदा होती है, हमारे विचार इसमें शून्य हो जाते हैं और हमारे कुंडलिनी जो शक्ति है उसको एक जर्क मिलता है और वो ऊपर की जर्नी, उनकी यात्रा वो चालू करती है। इसको एक मिनट से 2 मिनट किया जाता है, शरीर पूरा थक जाता है। उसके बाद में ये शक्तियाँ अपना कार्य करना चालू कर देती है। इससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी, हमारी ब्रेन की कैपेसिटी, हमारी कैपेसिटी विद पॉजिटिव एनर्जी काफ़ी बढ़ जाती है। आप लोग भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। चलिए फिर धीरे धीरे नॉर्मल सांस में आते हुए यहाँ पे भस्त्रिका प्राणायाम का समापन करते हैं। और प्राणायाम का राजा जिसको कहते हैं वो कपाल भाती। कपाल अर्थात हमारा फोरहेड और भाती यानी उसमें तेज। जो लोग भी कपाल भाती करते हैं उनके देखेंगे जो उनका स्किन है वो ग्लो होता है। ठीक है, तो आइए सभी लोग हम लोग कपाल भाती करते हैं। 10 मिनट कपाल भाती करेंगे। जो बीच में रुकना चाहते हैं, जिनका जो लोग रोज़ नहीं करते हैं तो उनका थोड़ा सा पेट में दर्द होगा, कोई बात नहीं, आप चालू कर दीजिए कपाल भाती। भाई साहब यहाँ आ जाइए ना, मेरा जी आ जाइए। ओके चलिए, कपालभाति मुझे लगता है सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। कीजिए, शुरुआत कीजिए। कपालभाति के साथ में हम लोग योगा प्रैक्टिस करेंगे। खाली कपालभाति अकेला नहीं, सिर्फ इसके साथ हम किसी के पास समय नहीं, हम सब लोग इतने व्यस्त लोग हैं और अपने स्वयं के लिए समय नहीं निकाल पाते, और समय निकाल पा रहे तो कम से कम 3 in 1, 4 in 1 एक साथ 4 काम कर सकते हैं हम। पहला हमारा संकल्प हो कि हम मन में संकल्प हो कि प्राणायाम कर रहे। दूसरा हमारा प्राणायाम के साथ एक्यूप्रेशर, जैसे कपालभाति कर रहे तो हमारा पहली और दूसरी उंगली के बीच में आँख का पॉइंट होता है,
इसको दबाते हुए, तो ये हुआ हमारा पहला प्राणायाम, दूसरा हमारा संकल्प और तीसरा एक्यूप्रेशर, और चौथा हम पूजा पाठ में 2-2 घंटे लगा देते हैं। वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर श्वास के साथ परमात्मा का पवित्र नाम ओम, श्वास बाहर छोड़ेंगे और मन में ओम बोलेंगे। मुंह से नहीं बोलना, मानसिक जाप चलेगा। 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60, 5 मिनट में 300, 5 मिनट में 3 माला और 15 मिनट में 900 बार हम ओम का जाप कर लेते हैं। तो हमको फिर अलग से माला लेके बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारा पहला आँख का पॉइंट है, और मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में हमारा फेफड़े का पॉइंट है, जिसको फेफड़े संबंधी समस्या है तो इसको कपालभाति के साथ करते हैं। निरंतरता के साथ और मुस्कुराते हुए करेंगे, कोई मायूस होके नहीं, हंसते हुए, हंसता हुआ योगा। ये फेफड़े का पॉइंट, और लास्ट वाली उंगली में कान का पॉइंट है जी। जिसको कान की समस्या है तो इसको पॉइंट को दबा लें, अपने अपने हिसाब से सब करते रहें निरंतरता के साथ, रुकना नहीं है। हथेली के बीच में हमारा किडनी का पॉइंट है। आप लोग देख पा रहे होंगे हथेली के बीच में किडनी का पॉइंट। निरंतरता के साथ कपालभाति प्राणायाम कम से कम 15 मिनट स्वस्थ आदमी के लिए, और जिसको कोई समस्या है तो कम से कम आधा घंटा इसको करे, तो हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स बढ़े हुए हैं, जो समस्याएं हैं पेट में, शरीर में कहीं गांठ है, तो वो 3 महीने में बराबर हो जाती है। ये किडनी का पॉइंट है। अब हमारा ये वाली रेखा के ऊपर हार्ट का पॉइंट है, इसके थोड़ा ऊपर डायबिटीज का पॉइंट है, और थोड़ा ऊपर पाचन संस्थान का पॉइंट है, और हमारा ये इधर अंगूठे के पास ये थायराइड का पॉइंट है। सारे पॉइंट जैसे एक बोर्ड से पूरे घर की लाइट जल जाती है, ऐसे ही हमारे हाथों में सारे पॉइंट होते हैं। हमारा जो इधर अर्श बवासीर का पॉइंट है जी, और इधर दोनों तरफ बहनों के लिए जो समस्या होती है माहवारी संबंधी, इससे उनको भी निजात मिल जाती है। इधर दोनों तरफ, इससे परेशान नहीं होती ज़्यादा। और जिसके सिर में दर्द है तो अंगूठे का ये टॉप दबा के जे ऐसे, और इसका ये किनारा दबा देते हैं तो सिर दर्द में राहत हो जाती है। कमर दर्द है तो इस उंगली के इधर दबाते हैं तो इससे कमर दर्द ठीक हो जाता है। तो सारे पॉइंट हमारे हाथों में हैं, और किसी को दर्द है तो पीछे वाले जो चैनल है हमारे सारे ये दर्दनाशक हैं, पूरे हाथ और पैरों के दोनों के बराबर। तो कपालभाति के साथ इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस स्वामी जी रोज करवाते हैं, खाली प्राणायाम अकेला नहीं, उसके साथ आसन भी, खाली आसन नहीं, आसन के साथ कपालभाति और सारा होना चाहिए। तो ऐसा तो कपालभाति हमारा लगभग हो चुका है। कपालभाति के बाद हम बाह्य प्राणायाम करते हैं। श्वास को बाहर छोड़ेंगे और 3 बंद के साथ होता है। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक के रखते हैं, और इसमें सावधानी है, जिसको हाई बीपी और हार्ट की समस्या है तो ज़्यादा जोर न लगाएं। मूल बंद, मलद्वार को ऊपर खींचते हैं तो मूल बंद लग जाता है, पेट को अंदर खींचते हैं तो उद्यान बंद लग जाता है, और ठोड़ी को अपनी गले से लगाते हैं तो जालंधर बंद लग जाता है। ऐसे 3 बंद के साथ हम प्राणायाम करते हैं।
इसके करने से जो लोग अभी हमने जो किया है उसका ऊर्ध्वरोहण होता है, और जो ध्यान में जाना चाहते हैं, जो अपनी भक्ति भजन में जाना चाहते हैं ध्यान में, तो इसके करने से हमारा ध्यान जल्दी लगने लगता है। बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ होता है, 3 से 5 बार करते हैं इसको। अब इसके बाद चौथा प्राणायाम आता है हमारा उज्जाई गले के लिए। अभी हमने श्वास को बाहर रोक के रखा था, अब श्वास को गले के द्वारा अंदर भर के रखते हैं। जालंधर बंद के साथ जब तक श्वास को रोक पाएं, और दाएं नाक बंद करके बाएं से बाहर करते हैं। ऐसे निरंतरता के साथ 3 से 5 बार उज्जाई प्राणायाम गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। अब आगे हमारे आदरणीय हीरालाल जी कुशवाहा। ओम। आप सभी योगी जनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं अभी जो कपालभाति के बाद त्रिबंध लगाया, त्रिबंध के बाद जो हम करते हैं वो होती है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें मूवमेंट होता है, स्थिरता नहीं होती है, इसलिए इसको क्रिया नाम दिया गया है। तो अग्निसार क्रिया में ये थोड़ा सा प्रदर्शन भी है पेट के द्वारा, आप देखेंगे। त्रिबंध में क्या किया था आपने? 3 बंद लगाए थे, मूल बंद, उड्डयन बंद और जलंधर बंद। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बंद तो आप लगाएंगे लेकिन आपका जो उड्डयन बंद है ये नहीं लगेगा, ये क्योंकि चलायमान है। देखेंगे, मैं थोड़ा अपनी तरीके से करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सांस को अधिकतम बाहर निकाले के झुकता हूँ, और यदि आपका अभ्यास बिना झुके भी करने का है तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। देखें, और भी कोई योगी शिक्षक मगर मंच पे अपना प्रदर्शन करना चाहता है तो सादर आमंत्रित है। और ये तब आता है जब पहले आप त्रिबंध अच्छा लगाएं, और इसकी जो व्यवस्था बनाई है परम पूज्य स्वामी जी ने, इसका जो क्रम बनाया है, पहले आपने उसको कपालभाति करते हैं, त्रिबंध लगाया, फिर अग्निसार, तो एक क्रम से उसका बढ़ता जाता है। तो त्रिबंध भी आप पहले प्रदर्शन नहीं हुआ देख लें, अंदर पेट रहता है, बाहर सुन सकते हैं। आपके सांस रोकने की क्षमता बढ़ती है, ये भी एक तरह का बाह्य कुंभक तो है ही। फिर से करेंगे अग्निसार क्रिया, कम से कम 3 बार, और टाइम के हिसाब से कम 2 मिनट, इससे कम नहीं, यदि पूरा लाभ चाहिए तो। पेट पर नियंत्रण, परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, यदि आपका पेट में नियंत्रण है तो हर चीज़ पर नियंत्रण होगा। वो व्यवस्था भी बताते हैं कि आपका हाथ आपके मुट्ठी में हो, आपका पेट आपके हाथों में हो, ऐसे। पेट पर नियंत्रण, तो पेट पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, तन पर नियंत्रण। और इसी को स्वामी जी बताते हैं, जो खड़े होकर करके
वो होती है आपकी नौली क्रिया रूप में। नौली तो नहीं है, पूर्ण नौली तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा उसी का रूप है जो मुझसे बनती है। फिर से करेंगे। तो ये था हमारी नौली। तो समय चूंकि हो गया है, लगभग पूर्ण हो गया होगा, तो अब और कोई इनको कहें। बाकी अनुलोम विलोम थोड़ा कर सकते हैं आप 2-3 मिनट, क्योंकि अनुलोम विलोम जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा गया है। जो 72,72,00,2010 नाड़ियाँ बताई गई हैं, उनका शोधन इसके द्वारा होता है। इसके द्वारा साधना भी होती है, आराधना भी होती है। एक तरह की ध्यान की भी क्रिया है, क्योंकि इसको ध्यान के साथ करते हैं, और ध्यान आपके ऊपर है, आप किस को मानते हैं। अपने इष्ट को भी ध्यान में ले सकते हैं, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा सकते हैं, आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आसन में प्रयास करें, यदि पद्मासन लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो सुखासन भी है, सिद्धासन है। जैसे में आपको सुविधा हो, जैसी आपकी शारीरिक क्षमता हो। बायां चंद्र और दायां सुर, बायां चंद्र और दायां सुर सूर्य नाम से जानो, लेना गहरी सांस छोड़ना पूरक रेचक मानो, कर अनुलोम विलोम मिटाएं हम तन मन के रोग, योग तन मन का अंजन साधकों का अंजन। ये जो साधक गण हैं, ये अंजन है, आंजता है, ये मांजता है और शरीर को निरोगी रखता है और मन को भी पवित्र रखता है, पवित्रता लाता है। योग सिर्फ व्यायाम नहीं, न केवल प्राणायाम, ये तो सतत साधना है जो चलती आठों याम। आठों याम, याम बोलते पहर को, 8 पहर, 8 पहर मतलब 24 घंटे। ये केवल घंटे 2 घंटे का काम नहीं है कि हमने कुछ 2-4 आसन कर ली, कुछ प्राणायाम कर लिए और योग हो गया। नहीं, हमारे आचार विचार में, व्यवहार में, स्वभाव में, समस्त क्रियाकलाप में ये निरंतर चलते रहना चाहिए, तभी हम योगी कहला सकते हैं। तो अनुलोम विलोम को यहीं पूर्णता करते हैं। इसको बाएं स्वर से ही पूर्णता देंगे। ओम। हाथ ऊपर ले जाइए, इंटरलॉक करिए उंगलियों को और ऊपर की ओर करिए हथेलियों को। थोड़ा देर रुकिए, अद्भुत आनंद आता है इसमें। आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं, शरीर में थकान आती है, इसको दूर करता है ये। और ऐसे करिए, थोड़ा मूवमेंट दीजिए दाएं बाएं, और इसके बाद थोड़ा दाएं तरफ जाइए, साथ छोड़ते हुए प्रयास कीजिए आपका माथा जमीन से लग जाए। ये अकड़न जकड़न को दूर करने वाला है। बाएं तरफ आइए, वापस आइए। सभी योगी जन हैं,
पर मेरा सौभाग्य है कि इतने बड़े बड़े योगियों के सामने मुझे कुछ दिखाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और ताली बजाना है 15 बार एक साथ एक्यूप्रेशर के लिए। शुरू करें। बहुत बढ़िया। रगड़िए हथेलियों को, उस रगड़ से प्राप्त ऊर्जा को नेत्रों पर लगाना है। हाँ आदरणीय जी, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। हास्यासन और के साथ और शांति पाठ। सबों को ओम वंदन। हास्यासन से पहले सिंहासन भी होता है, और सिंहासन अगर नहीं करे तो हास्यासन का उतना महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए इजाज़त हो तो मैं हास्यासन के साथ हास्यासन भी करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग सिंह के पोजीशन में आ जाए। सिंह का गर्दन हमेशा ऊंचा रहता, झुकता नहीं है। जीवा को बाहर करते हुए 3 बार सिंहासन करेंगे और नाद से आवाज़ निकालेंगे। जीवा को बाहर करके पोजीशन पहले बना लें। बस 3 बार। इसको अधिक बार भी कर सकते हैं। जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, गले संबंधी रोग है, सारे चीज़ों में इसका इलाज है। सब ठीक हो जाएगा बिना दवाई का। अब चलिए हास्यासन का। हरिद्वार ही मैं गया था तो डॉक्टर नीरज ने कहा कि एक व्यक्ति को कम से कम 7 घंटे हंसना चाहिए। अब 7 घंटे कैसे हंसेंगे? ठहाका लगा करके नहीं, कम से कम प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अभी हमारे योगाचार्य महोदय ने सबको हंसते हंसाते हुए ये योग कराए। तो ऐसे दिन भर रहना चाहिए। कोई भी काम हो तो हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, प्रसन्न होकर करना चाहिए, उत्साह से करना चाहिए। तो इससे हमारी ऊर्जा बढ़ती है, पुरुषार्थ बढ़ता है। तो उन्होंने कहा कि हंसी 3 प्रकार के। बुजुर्ग लोगों को आजकल हंसी नहीं आती है, और बच्चे को भी अगर थोड़ी बात कर दे तो वह विपरीत विरोध करता है। तो हंसने का, जिनको हंसी नहीं आती है तो नकल, हंसने का नकल करें। हंसने का नकल कैसे बताए थे, उन्हीं का मैं थोड़ा नकल किया था। तो ऐसे बहुत सुंदर, धन्यवाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ के लिए जो लोग आएंगे तो कर दे शांति पाठ। आइए। हाँ, आज इस नर्मदांचल की नगरी इटारसी में पधारे सभी योग साधकों का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रातःकाल की इस बेला में परमपिता परमात्मा का चिंतन मनन करते हुए योग अभ्यास किया है। आइए अब हम सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। उसके बाद अगला सत्र आदरणीय मुन्नीलाल जी के द्वारा प्रारंभ होगा, जैसा वो सूचित करेंगे।
सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद, मन शांत। ओम ध्यान शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरसिद्धयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। योग ऋषि स्वामी रामदेव महाराज की, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। करें योग, रहें निरोग, करें योग, रहें निरोग। अब मैं आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए आदरणीय मनीलाल जी को आमंत्रित करता हूं कि आगे कार्यक्रम का संचालन करें। इति ओम शांति। ओम सूक्ष्म रूप से उपस्थित विश्वविख्यात योग ऋषि स्वामी जी एवं आचार्य शिरोमणि आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन और अभिनंदन करते हुए हमारे विभिन्न राज्यों एवं विभिन्न प्रदेशों और विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे सभी वशिष्ठ जनों का मैं अपने हृदय से नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग योग सत्र शुरू किया और एक योग सत्र का समाप्ति हो गया, तो हम 2 मिनट के लिए आपका समय, बहुमूल्य समय लेते हैं। योग हम करते किस लिए हैं? ये हम लोगों का सनातनियों का पुराना परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण ने 4थे अध्याय के पहला श्लोक में लिखे हैं कि योग जो है मैंने पहले सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा था, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। वैसे ये योग जो है धीरे धीरे परंपरागत फैलते फैलते राज ऋषियों तक आया और इसके बाद राज ऋषियों के द्वारा कुछ दिन के बाद ये योग जो है प्राय लुप्त सा हो गया। फिर तीसरा अध्याय में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि ये योग जो है हम लोग सनातनियों का पुराना परंपरा है और ये ऐसा गुप्त रहस्य है जो ये बताने लायक नहीं है। लेकिन हे अर्जुन, तुम मेरा सखा है और प्रिय, सबसे हमारा प्रिय है, इसलिए ये इस योग को मैंने तुमको बता रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर मन ही मन अर्जुन ने कहा कि आपका जन्म जो है सूर्य से बहुत बाद में का हम लोगों के समकक्षीय है, तो हम इस बात को कैसे माने कि आपने सूर्य को ये योग बताया। तो फिर 4था श्लोक में कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि हमारा और तुम्हारा जन्म इस पृथ्वी पर बहुत बार हो चुका है, लेकिन मैं उस बात को जानता हूँ, लेकिन तुम उस बात को नहीं जानते हो। इसलिए हमारा कहना मान करके योग परंपरा को, ये जो मैं कह रहा हूँ कि सूर्य से कहा, इस बात को आप समझिए। फिर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैं अपने योग शक्ति से, योग माया से हम अपने शरीर को मानव के रूप में प्रकट करते हैं और इस पूरे दुनिया को ये समझाते हैं कि कैसे हम लोगों को योग करके आरोग्य रहना है। फिर 6वें श्लोक में ऐसा बताते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय तद्दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म का वर्चस्व हो जाता है, तब तब अपने योग माया से मैं इस मानव शरीर को रचता हूँ
और फिर जो है धर्म का स्थापना करने के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए और सभी धर्मावलंबियों का रक्षा करने के लिए मैं जन्म देता हूँ। और इस जन्म से हम लोग सभी धर्मात्मा बन जाते हैं और धर्मात्मा बन करके हम सभी अच्छे काम के में लग जाएं। इसीलिए हमारा जन्म हर समय होता है, हर युग में हुआ है। हमारे भगवान श्री रामचंद्र भी योग किए हैं, मुनि वशिष्ठ जी बताए हैं, ऐसा रामायण भी वर्णित है। हम लोग योग सनातनियों का पुराना परंपरा है, इसलिए हम लोग योग करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण गो जो पालन करते थे, अपने से गौ चराए हैं, ऐसा हम लोगों के गीता में भी लिखा हुआ है। और उनके बड़े भाई बलराम जी है जो यौगिक खेती करते थे, यौगिक खेती। तो हम लोग इस मंच पर आए हैं इसीलिए कि हम लोग गो पालन भी करना है। गो पालन हम करेंगे तो भी हम लोगों का जो यौगिक खेती जो है संभव है। इसलिए ऐसा ही भगवान का हमारा वचन है। तो हम लोग भगवान के सब संतान हैं, तो हम लोगों का उनका अनुकरण करना है। और गीता में, गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामक पांडवस्यैव किम करोतु संजय। धर्म क्षेत्रे बोला हुआ है, ये धर्म का क्षेत्र है। यह धर्म का ही विजय होने वाला है, अधर्मियों का नाश होने वाला है। इसलिए हम धर्मयुक्त काम करें तब हमारा कोई भी विजय में संशय नहीं है। दूसरा श्लोक बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामक पांडवस्यैव किम करोतु संजय दृष्टवा तु पांडवनीकम विड्ढुम दुर्जनस्य आचार्यमुपसंगम राजा वचनम वर्भित। ऐसा बोलते हैं कि ये हम जो भी श्लोक बोल रहे हैं उसमें हमारा ये युर्योधन, राजा युर्योधन सुसंगित हो चुके हैं पांडवों की 5 सेना को, 5 व्यक्ति को देख करके। और वो अपने जो है गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहते हैं कि गुरु जी आप देखिए ये पांडवों की इतनी भारी सेना है। तो हम यही कहते हैं कि हम लोग संख्या को नहीं समझें, हमारी संख्या बहुत है और हम लोग बहुत तेजी से अपना उत्थान कर रहे हैं। संख्या बल का कोई महत्व नहीं है, स्वभाव बल का बहुत बड़ा महत्व है। तो हम लोग स्वभाव से सभी योगी जन हैं और हम लोग अपने कार्य को निरंतरता से करके हम लोग अपने लक्ष्य को पहुंचाएं, इसलिए कि हमारा सनातनी का ये पुरातन परंपरा है। तो इन्हीं वाणियों के साथ मैंने अपने वाणी को विराम देते हुए सभी अपने वशिष्ठ जनों को हृदय से नमन और वंदन और अभिनंदन करता हूं। जी ओम। एक बार भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जवान, जय जवान, जय किसान। जी ओम। धन्यवाद आदरणीय राजन जी। आप पतंजलि किसान सेवा समिति के राज्य प्रभारी बिहार से हैं और हमारे चंदेश्वरी यादव जी भी बिहार से पतंजलि किसान सेवा समिति के राज्य प्रभारी हैं। सभी देश भर के हमारे विभिन्न राज्यों से हमारे योगी जन और विद्वान जन सब पधारे हैं। और जैसा कि हम योग के बाद हम आहार की चर्चा करते हैं, जैविक खेती की चर्चा करते हैं और लगातार 524वां दिन आज हम यह चर्चा करते आ रहे हैं। 1-1.5 घंटे हम योग और 1.5 घंटा जैविक खेती की चर्चा, आहार की चर्चा, सामाजिक राष्ट्र की चर्चा, विभिन्न मुद्दों की हम जो चर्चा कर रहे हैं, आज उसी क्रम में मैं इस कार्यक्रम के नेतृत्व करता और अपने मुखिया आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूं तालियों के साथ कि वो मंच पर आए और सदन को संबोधन करने का कष्ट करें। आदरणीय पवन कुमार जी, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार, आपका स्वागत है। कल हमारे बीच में हमारे साथी थे पुण्यकांत समर्थ जी, उनका आकस्मिक उनकी माताश्री का निधन हो गया था यहाँ पर आने से पहले। 2 मिनट की हम मौन दिवंगत आत्मा के लिए रखें, ऐसा मेरा अनुरोध है सभी से। और उनकी आत्मा को उनके सद्गति मिले, उनके परिवार को इस दुख से उभरने की शक्ति मिले, इसलिए हम 2 मिनट का उनके लिए मौन रखते हैं उनकी याद में। और
जी, ओम सभी को। और मुझे इस अवसर पर यहाँ पर बुलाने के लिए आपको पुनः बहुत धन्यवाद। और इस 525वें योगाहार कार्यक्रम में जिस प्रकार से हम तन मन धन से जुड़े हैं, पिछले कई दिनों से हम बातचीत कर रहे थे इस कार्यक्रम की, यह साकार आज होती हुई नज़र आ रही है। और हमारे यद्यपि हमने कल रात को बैठ कर के इस सारे कार्यक्रम की रूपरेखा और जो हम कार्य करने वाले हैं उसके ऊपर हमने चर्चा तो की है, लेकिन फिर भी करेंगे। आज हम सबसे पहले तो आज हम जो कृषकों के घर में जाएंगे और उनके साथ मिलकर के उनके द्वारा जो ये आहार के ऊपर उन्होंने जो कार्य किया है, जो खेती का काम किया है या प्रसंस्करण का काम उनके द्वारा किया गया है, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। और यह काम जो है ये इस तरह से जब हम जा रहे हैं और सामूहिक रूप से जा रहे हैं, तो ये हमारी एक सीखने की एक जर्नी है, ये सीखने की हमारी एक कड़ी में हम एक नया अध्याय कर रहे हैं। और मुझे इस अध्याय में जब हम किसी के वहाँ जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, किसी के द्वारा किए गए कार्य को समझने का प्रयास करते हैं, तो ये जो जर्नी है इसमें बड़ी संभावनाएं हैं। इन संभावनाएं केवल योगाहार के मंच तक ही सीमित नहीं हैं। यह संभावनाएं इसको हम जैसा कि शायद रामकृष्ण रघुवंशी जी ने कई जगह पर अपनी फार्म इस्टेब्लिश किए हैं, कई किसानों के वहाँ उन्होंने इस तरह की फार्म स्थापित किए हैं या कर रहे हैं। तो यह संभावनाएं हमारे उन कृषकों की जो इस तरह से अपने द्वारा किए जा रहे कार्य को बाकी दुनिया को बताने के लिए आज हम जिनके पास जा रहे हैं, इस प्रकार की जो संभावनाएं हैं वह दूसरे व्यक्ति आकर के भी वहाँ पर सीख करके जाएं, यह रास्ते भी खोलती है। यह केवल हमारे लिए ही नहीं है बल्कि आगे की संभावनाओं की तरफ भी हम लोग देख रहे हैं कि उनके वहाँ ये जो हम एग्रो टूरिज़्म कहते हैं, कृषि पर्यटन, तो इसको एक कृषि पर्यटन के रूप में भी हमें शायद एक अवसर मिल रहा है। और उन्होंने शायद जो किया है शायद उसी तरह से किया है। अब पर्यटन के जब बात आती है तो हम इसको व्यापार से जोड़ देते हैं, लेकिन हम सब योगाहार के जो साथी हैं स्वैच्छिक रूप से जब किसी को कोई चीज़ बताते हैं, कोई नई विद्या, कोई नई चीज़ें, नई जानकारी दे रहे हैं, तो सब लोग स्वैच्छिक रूप से इसको कर रहे हैं। उसमें व्यापार को भी थोड़ा बहुत जोड़ करके उसको स्थायित्व शायद दिया जा सकता है। तो आज की हमारी जो विज़िट है उसको हम पर्यटन के दृष्टिकोण से, उसको सीखने के दृष्टिकोण से, उसको अन्य दृष्टिकोण जिसमें हम एक दूसरे को सहयोग करने की जो हमारी परंपरा रही है उसको लेते हुए हम लोग काम आज करेंगे। और हमारे जिन साथियों के वहाँ आज हम जाएंगे उनके साथ मिलकर के हम साथ न केवल सीखने का प्रयास करेंगे बल्कि हम हमारे द्वारा अगर कोई सुझाव है कि इसमें बेहतरी क्या हो सकती है, इस कार्य को और इस सीखने की कार्य को और इसको जो हम एग्रो टूरिज़्म के साथ जोड़ने का बात कर रहे हैं, उसमें क्या और संभावनाएं हम जोड़ सकते हैं, क्या और नई चीज़ जोड़ सकते हैं, इसके बारे में भी हम उनके साथ वार्तालाप करते हुए समझने का प्रयास करेंगे कि इसकी नए इस भारत में क्या क्या संभावनाएं निकल के आ रही हैं। हमने इस विषय पर भी बहुत बातचीत की है कि हमारे एग्रो टूरिज़्म में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक साथी ने बताया था कि वो जर्मनी में जब गाय को छूते हैं तो गाय को छूने के लिए भी कई बार पैसे लेते हैं, डॉलर में पैसे लेते हैं। तो ये देखिए नई संभावनाएं हमारे जो नया हमारा इसका जो नया इंडस्ट्रियल हमारी जो नीति आई और जो आधुनिक नीति आई उसमें भी तो बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं को निदान पाने के लिए प्रकृति के साथ जुड़ने का जो हमारा ये कार्य चल रहा है, प्रकृति के साथ जुड़े हुए हमारे जीव जंतु, प्रकृति के साथ जुड़े हुए हमारा पानी, हमारा धरती, हमारे वृक्ष, हमारे पेड़ पौधे और यहाँ तक कि हमारे जीवाणु, इन सब के साथ सामंजस्य करने की बातचीत हो रही है। तो आज का जो हमारा भ्रमण है, आज की जो हमारी यात्रा है, उसमें हम विशेष रूप से इस प्रकृति के साथ अपने आप को और नज़दीकी से जोड़ने का प्रयास करेंगे। और विशेषकर वह जो कि रोज़ खेती का काम नहीं करते हैं। तो यही आज के लिए मेरा संदेश भी कह देंगे, हमारी बातचीत भी है। मन के उसमें भी यही विचार आ रहे हैं
कि जब हम प्रकृति के पास जाएंगे तो निश्चित रूप से हम कुछ नया ही पाएंगे और कुछ नया सृजन करने का भी हम प्रयास करेंगे। तो आज इस कार्यक्रम की जब हमने बातचीत कही थी तो हमने मुन्नीलाल जी कह रहे थे इसमें हम क्या करेंगे, मैंने कहा आज तो सभी हमारे योग शिक्षक हैं और सभी हमारे मुख्य अतिथि भी हैं, तो एक एक करके बाकी मुख्य अतिथि जितने भी हैं उनको भी हम बुलाते हुए सबकी बात सुनने का प्रयास करेंगे। और एक आज की हमारी जो समय सीमा है शायद 7:30 बज गया है, तो लगभग 8 बजे तक हम आज भी समाप्त करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद लगभग 9 बजे यहाँ से जो गाड़ियाँ और जो व्यवस्था की गई है उसको करने का चलते हुए 9 बजे अपने जो हमारे गंतव्य है वहाँ पर जाने का प्रयास करते हुए और शाम को पुनः गंगा माँ नर्मदा की आरती के बाद रात्रि के भोजन के बाद जब भी यहाँ मिलेंगे तो कल के कार्यक्रम के ऊपर भी आज हम फिर से बातचीत करते हुए कार्य को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद आपको। जो आपने अपना मार्गदर्शन दिया और आप हमेशा रोज़ 5:30 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक इस देने के बाद कार्यक्रम में सम्मिलित रहते हैं और हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सदन उपस्थित है और प्रतिदिन की भांति जो भी हमारे साथीगण योग शिक्षक हैं, हमारे सम्मानित वैज्ञानिक हैं और हमारे किसान हैं, हमारे जो भी अपना मार्गदर्शन अपने विषय पर देना चाहते हैं, मैं सदन में सादर आमंत्रित करता हूं। सत्र खुला हुआ है, आपका मंच है। आप आदरणीय संतोष जी, डॉक्टर संतोष चौहान जी को मैं आमंत्रित करता हूं पुणे महाराष्ट्र से कि वो आए और जो फार्म लैब का आपने प्रशिक्षण दिया है किसानों को, वो आप अपना प्रस्तुतिकरण करने का कष्ट करें, मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय संतोष जी, तालियों से स्वागत करें डॉक्टर संतोष चौहान जी का। जब तक हम लोग बैठे बैठे अनुलोम विलोम कपालभाति करते रहें और सुनते रहें, हम लोग पॉइंट भी नोट करते जाएं, लेकिन कपालभाति अनुलोम विलोम जरूर करते रहें। ओम। जी ओम। सभी को मेरा नमस्कार। जो फार्म लैब्स का जो कंसेप्ट है कि किसान भाइयों ने अपने खुद के खेतों में अपने खेती के लिए लगने वाली जो भी नैसर्गिक खाद होती है, नैसर्गिक दवाइयाँ होती है, वह खुद बनावे। और ये जब दवा बनानी है तो उसको लगने वाला जो रॉ मटेरियल होता है 70 या 80% रॉ मटेरियल या तो किसान भाई के घर में होती है, या तो उनके गांव में मिलती है, या तो उनके खेतों में मिलती है, या आसपास के जगह पे कुछ जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसके जो बाय प्रोडक्ट होते हैं। मान लो कहीं पे शुगर फैक्ट्री है तो शुगर फैक्ट्री से जो बाय प्रोडक्ट आती है उस बाय प्रोडक्ट का यूज़ करके भी हम लोग दवा बना सकते हैं। और छोटे गाँवों में जैसा कोई चाय की दुकान होवे तो वो चाय की दुकान में जो शाम में चाय की पत्ती उसको फेंकना पड़ता है, वो चाय के पत्ती से भी अच्छे से हम दवा बना सकते हैं। हमारे किचन में जो सब्जियां रोज़ हम उपयोग में लाते हैं, मान लो हम मेथी लाए हैं या पालक लाए हैं, तो उसके जो वेस्ट पार्ट करके हम लोग फेंक देते हैं, उससे भी हम लोग अच्छे से दवाई बनाते हैं। जैसा हर गांव में एक नाई की दुकान होती है तो वहाँ पे जो बाल एज ए वेस्ट जाते हैं उससे भी हम लोग अच्छे से दवाई बना सकते हैं। या ऐसे जितने भी आप सोच सकते हो कि जो चीज़ निसर्ग से आई है या प्रकृति से निर्मित हुई है वो चीज़ यूज़ करके हम अच्छे से दवाई बना सकते हैं। और इसी माध्यम को सामने रखते हुए आज के
3 साढ़े 3 साल पहले हम लोगों ने खेतों में ही ये दवाई बनाने का प्रयोग स्टार्ट किया, और जहां हम लोगों ने 4 किसान भाइयों के साथ शुरुआत की, उन्हीं 4 किसानों से आज 1000 से ज़्यादा किसान इस जो खेती की जो प्रयोगशाला है, या जो हम मराठी में शेत बांधावरची प्रयोगशाला या फार्मर्स लेबोरेटरी, इस कंसेप्ट से जुड़ चुके हैं। और 1 साल के अंदर ही 1000 किसान भाई अच्छे से यह अलग अलग तरह की दवाइयाँ बनाना सीख गए। इन दवाई बनानियों में जो अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसा कुछ दवा जिसको तकनीक नहीं लगती, जैसा हम लोग घर में दही बनाते हैं, तो दही बनाना भी एक तकनीक का काम होता है। यानी मान लो जब हम दही बनाते हैं तो दूध उबालने के बाद में उसका जो टेम्परेचर होता है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, और उस टेम्परेचर पे ही हमको जो हम इनोकुलम या जैसा विरजन बोलते हैं वो डालना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा गर्म में डालोगे तो भी दही नहीं लगेगा, और ठंडा होने के बाद में डालोगे तो भी दही नहीं जमेगा। तो इसी बेसिस पर, इस बेस के ऊपर ये जो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजीज़ होती है, दवा अच्छे से या कम अच्छाई से बनती है। दूसरा, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो हम सब लोग इडली खाते हैं, तो इडली बनाने के लिए हम लोग चावल या उड़द की दाल यूज़ करते हैं। मान लो उस उड़द की दाल और चावल में हम लोग अगर गर्म पानी डाल के उसको भिगा के रखें तो इडली अच्छे से नहीं बनता, क्योंकि जो चावल का जो दाना होता है, उस दाने के ऊपर जो सूक्ष्मजीव होते हैं, गर्म पानी डालने के वजह से उनका एक्टिविटी कम होते जाता है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो कम होता है, और इडली का जो पोरासिटी होता है, परफॉर्मेंस जो भी बनता है वो अच्छे से नहीं बनता। तो ये जो 2 बेसिक एग्जांपल्स है जो हर किसी के घर में हम लोग यूटिलाइज करके उसको साइंस बैकग्राउंड दे के अच्छे से हम लोग सारी चीज़ें बना सकते हैं। तीसरा एग्जांपल मैं ऐसा दूंगा कि जब हम लोग गेहूं की रोटी बनाते हैं, तो गेहूं के रोटी बनाने से मैं जैसा हम लोग आटा गूंथते हैं तो वो आटे में पानी कितना जाना चाहिए। मान लो अगर 1 किलो आटा है तो 1 किलो आटा में पानी कितना जाएगा, उस पर आपकी रोटी फूलेगी या नहीं फूलेगी ये डिपेंड करता है। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों में साइंस है, फर्मेंटेशंस है, और इन तकनीकों को ख्याल रख के हम अलग अलग तरह की दवाई बना सकते हैं। मान लो रोटी बनाते समय जो तवा होता है जिसके ऊपर हम रोटी सेकते हैं, अगर ठंडे तवे पर रोटी डाल दी जावे तो रोटी अच्छे से नहीं बनती, और आगे की 2 से 3 रोटियां भी अच्छे से नहीं बनती। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये रिलेटेड टू फर्मेंटेशन है। तो इन्हीं बेसिक साइंसेस को ख्याल में रखते हुए हम लोग अलग अलग तरह के सूक्ष्मजीव, जैसा आप सभी को मेरे हिसाब से ट्राइकोडर्मा की जो फ्रेंडली फंगस कहा जाता है पता होगी, और ये जो फ्रेंडली फंगस है, ये फंगस यानी बायो फंगीसाइड करके काम करती है। बायो इंसेक्टिसाइड, इसके जो अर्क होते हैं वो बायो इंसेक्टिसाइड करके भी काम करते हैं। निमैटोड जैसी जो कीड़ लगती है उसको भी कंट्रोल करने में इसका बहुत बड़ा उपयोग होता है। उसके बाद में आज जो मिट्टी जैसा उसका जो सलाइनिटी बढ़ रहा है, वो सलाइनिटी कम करने के लिए भी इस ट्राइकोडर्मा जैसे सूक्ष्मजीव का बहुत अच्छा उपयोग होता है। और सबसे बड़ी बात जो आज हम जैसा हम बोलते हैं कि योग करना है, लेकिन योग के साथ में आहार अच्छा होना चाहिए, लेकिन आज जो हम लोग खाते हैं उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा या फर्टिलाइज़र की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो पेस्टिसाइड है इसका लेवल कम करने की ताकत भी इस ट्राइकोडर्मा जैसे फंगस में होती है। उसके बाद में जो नया जो रिसर्च अभी आ रहा है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो मच्छर की प्रॉब्लम होती है, मच्छर की प्रॉब्लम भी कम करने में इस ट्राइकोडर्मा का बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है। और नया एक और रिसर्च ऐसा कहता है कि यह ट्राइकोडर्मा
जो हम लोगों को जो कैंसर, यानी आज अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ी अगर प्रॉब्लम होती जा रही है तो वो है कैंसर। यानी उसका होने का एक छोटा सा रीज़न मैं आपको देता हूँ कि 1970s में जो हेवी मेटल का लेवल था पानी में का, वो हेवी मेटल का लेवल, और एक जस्ट एग्जाम्पल कि जो कैडमियम है उसका लेवल 1 माइक्रोग्राम पर लीटर से कम था, इट वाज 0.18। लेकिन 1970 के बाद जब 2010 में इसी का एनालिसिस अलग अलग रिवर से, ग्लोबल रिवर्स का किया गया, तो जो 1 से नीचे था उसका लेवल 25 प्लस हो गया। और आज WHO या US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ऐसी कहती है कि इसकी मात्रा 3 से या 5 से कम होनी चाहिए। 25 से ऊपर चली गई है तो आप मुझे बताइए कि यह हेवी मेटल अगर पानी में इतनी मात्रा में बढ़ चुकी है, और यही कैडमियम कैंसर के लिए कारणीभूत है। तो यह जो कैंसर करने वाली जो भी बीमारी है, इस कैंसर को जो सेल अपने शरीर में बढ़ती है, कैंसर सेल, उसको भी कंट्रोल करने की ताकत इस ट्राइकोडर्मा का जो एक अर्क होता है ट्राइकोहर्जिन नाम का, वो कम कर सकता है। कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि जैसे सिर्फ एक ट्राइकोडर्मा के सूक्ष्मजीव के इतने अगर अलग अलग उपयोग है, तो हम गौ माता को, जैसा हम लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताएं भगवान है, तो मेरा ये मानना है कि गैया के जो गोबर होता है उसमें यह 33 करोड़ से ज़्यादा सूक्ष्मजीव होते हैं, और ये सूक्ष्मजीव ही हम लोगों को अलग अलग चीज़ों से बचा सकते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को अगर हम अच्छे से पढ़ें, चिंतन करें और उस तरह से खेतों में अगर प्रयोग करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग नैसर्गिक खेती की ओर आसानी से बढ़ सकते हैं। लेकिन जो आदत 1965 से, जैसा ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हुआ, केमिकल फर्टिलाइज़र्स आए, और आज ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे 15 किलो 20 किलो खाद जाती थी, आज 200 किलो 250 किलो, यानी उस गुना से बढ़ चुकी है। तो मेरा कहने का यही बात यह है कि जिस तरह से फर्टिलाइज़र का यूज़ बढ़ा है, वो धीरे धीरे ही कम हो सकता है, और इतनी जो आबादी बढ़ चुकी है उस आबादी का भी हमको विचार करके, लेकिन रेसिड्यू फ्री फार्मिंग ये हम लोग 100% कर सकते हैं। और धीरे धीरे केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ अगर हम लोग कम करते हैं, हर साल मान लो 15 से 20% अगर हम लोग कम करते हैं, तो अगले 4 से 5 साल में हम 50 to 70% केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का उपयोग कम कर सकते हैं। और सबसे दिक्कत वाला जो प्रॉब्लम जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हम 90-95% तक कम कर सकते हैं। तो यही एक बेस रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों ने धीरे धीरे रेसिड्यू फ्री फार्मिंग का सोच के फिर हम लोग नैसर्गिक या प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।